हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 43 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला नंबर है क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है दोस्तों, एक है ओपेन हीमर का, टीएच ग्रीन का, गिलक्राइस्ट का, लास्की का। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड टीएच ग्रीन का। एक किसका कथन है? टीएच ग्रीन का कथन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, व्याख्या है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यह कथन को टीएच ग्रीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत शामिल किया है। ग्रीन के अनुसार राज्य ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य समान हित को बढ़ावा देना है। समान हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। आगे देखिए, एक नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर, विधि का उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? ऑप्शन 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 है ब्रिटेन, 3 है चीन, 4 है भारत। तो दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या देखिए, अमेरिका संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? तो कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है अमेरिका संविधान में, जबकि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। अर्थात अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की वैधानिकता की जांच इस आधार पर कर सकता है कि वह उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। यदि न्यायालय यह पता पाता है कि कानून प्रक्रिया न्याय के समान सिद्धांतों के विरुद्ध है तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4। आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा कानून। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो वो हो जाएगा कानून। सरकार, प्रभुसत्ता और जो जनसंख्या है, ये 4 होते हैं। जनसंख्या इसमें नहीं दिया गया है, जनसंख्या होता है। तो ये 4 प्रमुख तत्व हैं जिसमें से एक कानून नहीं है। यही हमारा आंसर है 4। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या, गार्नर और अन्य राजनीतिक विचारकों के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक अंग होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार। कानून को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है सालमंड का, 2 है ऑगस्टाइन का, 3 है कांट का, 4 है वेंथम का। तो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा ऑगस्टाइन का। ये कथन किसका है? तो ऑगस्टाइन का। व्याख्या देख लीजिए, ऑगस्टाइन एक ईसाई दार्शनिक थे। इनका जन्म रोम अफ्रीका के नुमीडिया प्रांत में हुआ था। इनकी प्रमुख कृति सीवी आते दी कन्फेंस थी। सीवी अताते दी कन्फेंसस थी। उन्होंने न्याय को राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना। उनके अनुसार राज्य से न्याय को अलग
कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला है 5 नंबर, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, वित्तीय हस्तक्षेप, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर 4 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप प्रमुख कारण था। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारत के 11 वायुसेना स्टेशनों पर हवाई हमले के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रकूटों के समर्थन में कूद पड़ी। अंततः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर शरणार्थी भारत में आकर रहने लगे। यह भारत के लिए राजनीतिक अस्थायित्व एवं एकीकरण के लिए समस्या के रूप में उभरी, अतः भारत के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आगे देखिए। सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। 3 आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान। व्याख्या देख लीजिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। हालांकि इससे संवैधानिक दर्जा देने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। आगे देखिए। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। व्याख्या देखिए। ये सब आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 282 में संघ एवं राज्य क्षेत्र द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य तथा अनुच्छेद 289 में शुद्ध आगम की गणना का प्रावधान किया गया है। संविधान का भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, या संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आंसर उच्चतम न्यायालय को। आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने विभिन्न उपकरणों न्यायिक पुनरावृत्ति PIL के द्वारा संविधान की रक्षा करता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 403। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। यद्यपि राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय को नियुक्त किया जा सकता है। ये भी आसान क्वेश्चन है। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। व्याख्या देख लीजिए।
पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते के माध्यम से गांधी जी दलितों को दिए गए अलग अलग प्रतिनिधित्व को समाप्त कर उन्हें विधायकों में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते थे। अतः इस समझौते के तहत सांप्रदायिक पंचायत द्वारा किए गए प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। आगे देखिए, भारत राज्यों का संघ यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो आपको मालूम होगा, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत घोषित किया गया है। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 के तहत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसारिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2(3) के अधीन बनाई गई विधियां निहित है। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर आपका 3 हो जाएगा, बेलग्रेड में। बेलग्रेड 1961 याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर आदि नेताओं ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये भी आसान क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। 3 हो जाएगा सही। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है तथा संस्था की संरचना आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें संस्था की संरचना में जो 6 अंग है वो कौन कौन है वो है। सभी को नोट कर लीजिए और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी अवधारणा को शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत, मनोविवेचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर ने संभाली तथा स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार
केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, मंत्रिपरिषद मत लगाइएगा, राष्ट्रपति लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सही रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो यहाँ पे दोनों अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद आपका 53 और अनुच्छेद 54 दोनों याद रखिएगा दोस्त। एक है जो केंद्र में और एक है जो स्टेट में, राज्य में काम कर रहा है। इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये सभी को मालूम होगा कि विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य है। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, इसके बाद है विकासवादी सिद्धांत, जिसको ऐतिहासिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। तो जो है आपका सामाजिक समझौता का सिद्धांत हाफलॉक रूसो इनसे संबंधित है, आप इनको जानते होंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत की सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास का परिणाम है, राज्य विकास का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन एक है आर महेश्वरी, AP शर्मा, LD व्हाइट, वुड्रो विल्सन। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, LD व्हाइट। व्याख्या देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पुस्तक के लेखक LD व्हाइट हैं, जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित विचारों का वर्णन किया है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। सार्क देश की स्थापना दिसंबर 1985 में की गई। इसमें प्रारंभ में 7 देश शामिल थे, किंतु बाद में अफगानिस्तान शामिल होने से वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, जो निम्न है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स काठमांडू, नेपाल में है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया था? तो ये बताना है। ऑप्शन एक है मोंटे सिंह आहूलिया को, भैरव सिंह शेखावत को, इसके बाद चरणजीत सिंह चटवाल को, और एक है ये सुरजीत सिंह बर्नवाल को। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर था, मोंटे सिंह आहूलवालिया को उस समय 14वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष चुना गया था। वर्तमान समय में जो चल रहा है वो 17वीं लोकसभा है। इस समय जो ओम बिरला है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जबकि उपाध्यक्ष अभी नहीं चुने गए हैं फ्रेंड्स। व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुना जाता है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी सदस्य को उपाध्यक्ष रूप में चुनते हैं। 14वीं लोकसभा का उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूलवालिया को बनाया गया था। वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। यह 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। लोकसभा का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है, एक आध क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों आपको अब
ये लगने लगा होगा कि आपको क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं। बस यही है दोस्तों कि आप इसको देखते रहिए। वीडियो हम बहुत इस पे पोल्ट्री पे बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं अपने इसमें, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन ऐसे 100-200 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे जो पेपर में 100% है कि आपको आएगा। अगर हमारा वन लाइनर पूरा देख लेते हैं तो अगर 10 से 5 क्वेश्चन नहीं आता है तो जो कहिएगा वो, क्योंकि उसमें से 10-5 क्वेश्चन आपको मिलना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट।